नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज पॉलिटी के पीवाईक्यूज की दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं दोस्तों, उनकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका जो ये सिस्टमाइज दे रखा है, एक क्रोनोलॉजी में है कि चैप्टर वाइज इसमें सारे पीवाईक्यूज दे सकें। हर चैप्टर के हिसाब से इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो हर एग्जाम में, खासकर पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस देखो देख सकते हो, और उत्तराखंड पीसीएस या जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, वहां से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हर जगह ये क्वेश्चन दोस्तों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और यहाँ पर उनको आकर समराइज कर दिया गया दोस्तों। तो पहला चैप्टर है इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटी के पीवाईक्यूज है दोस्तों। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है पहला चैप्टर है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों, खासकर यूपीएससी, खासकर पीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम्स में हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, जो भी दे रहे हैं आप, एनटीपीसी, केवीएस वगैरह वगैरह, एनवीएस, जहां पर भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, मोस्ट ऑफ दैट एग्जामिनर पुराने क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वहां से उन्हें अपहेल्ड करते हैं, वहां से ये उन्हें उठाते हैं दोस्तों। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर, चर्चा करेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पहला चैप्टर है, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक पीवाईक्यू को, एक एक एमसीक्यू को बारीकी से नजर डालेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे दोस्तों। समझ रहे हैं आप? चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेफिनेशन के द्वारा क्या हो सकती है। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इट इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर गवर्नमेंट चलेगी वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी दोस्तों। इसका मतलब ये है कि उस गवर्नमेंट में बहुत सारे थ्रेशोल्ड, बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी, बहुत सारे रूल एंड लॉ होंगे, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच इज ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड लिमिटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड नॉट ऑपरेटेड बाई द व्यूज ऑफ एनी इंडिविजुअल और एनी पॉलिटिकल पार्टी। मतलब वो गवर्नमेंट जो है किसी इंडिविजुअल और किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऑपरेट नहीं होगी, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन, जो देश का संविधान है, उसके द्वारा ऑपरेट होगी। बट रेगुलेटेड ओनली बाय द लॉ ऑफ द लैंड। और रेगुलेशन कैसे होगा? उस लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से उसमें रेगुलेशन होगा दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईएएस प्री 21 में आया हुआ है, आईएएस के पेपर में, सीएसई में, यूपीएससी का क्वेश्चन है 21 में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है एक गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं? काइंडली रेफर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऊपर, मतलब ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स was advocate by which of the following political and constitutional philosopher दोस्तों। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो फिलोसफी है या थ्योरी है, किसने एडवोकेट किया था दोस्तों? तो ये की थी मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक थी, उनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। उन्होंने उसमें एक्सप्रेस किया हिज डिसप्लेजर विद द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। ही एडवोकेट व्हाट वी नाउ नो एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने। देखो झारखंड, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या है? एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या है एसर्शन? देखो, इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। बहुत सही, इंडियन फेडरलिज्म को हम वैसे भी क्वासी फेडरल कहते हैं। रीजन क्या है? इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडिया के पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसके पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है दोस्तों। तो क्या है इसमें? बी इज द राइट आंसर, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही जो है एसर्शन और रीजन सही है, बट आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, क्योंकि वहां पर जो फेडरलिज्म है वो अलग है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का पार्ट अलग है, बट दोनों ही सही है। देखो इसका पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वासी फेडरलिज्म, इसका मतलब है कि एन इंटरमीडिएट form of state between a unity state and a federation. Indian constitution contain both feature of a federal constitution and unitary constitution.
सो इस प्रकार कह सकते हो इट इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। मतलब दोनों में क्या है, इसमें इसमें फेडरल वाले फीचर हैं और फेडरल के साथ साथ इसमें यूनिटरी भी फीचर दिए हैं। यानी कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और यूनिटरी भी है दोस्तों। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी with power of judicial review, and the judicial review is the power of the Supreme Court and the High Court to examine the constitutionality of the acts of the parliament and state legislature, executive order of both center and state government. So you can say कि A और R correct है, but R is not the correct explanation of A। दोस्तों समझ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोनों सही हैं बट R जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है A को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्लियामेंट के ऊपर है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसी की बात कर रहा था कि पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। देखो इंडिया में देख सकते हैं तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है एज यूएसए। जैसे कि यूएसए में देखेंगे दोस्तों तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो यूएसए है वहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, और हमारे इंडिया में ब्रिटेन की तरह कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। समझ रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। तो द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, तो है ग्रेट ब्रिटेन यूके में, हमने बताया तभी। तो पार्लियामेंट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रेट ब्रिटेन यूके में। द फर्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज कन्वीन बाई 1215, यानी कब 1215 में पहली बार पार्लियामेंट को कन्वीन किया गया। एंड द क्रिएशन एंड साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। द फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। तो इंडियन जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है वो ब्रिटेन से बोरो किया गया, मतलब उधार लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। कहना ही चाह रहे हैं, यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है 21 का प्री, कि भाई बात सही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया ब्रिटेन से, बट हमारा जो इंडियन मॉडल है वो ब्रिटेन से कैसे डिफरेंस है, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए पहला है, एज पर द लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यानी कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे यानी ब्रिटिश में देखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां पर सुप्रीम है और सॉवरेन है। बट इंडिया में क्या है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। बट इंडिया में पार्लियामेंट के पास दोस्तों लेजिस्लेशन की, लॉ बनाने की लिमिटेड पावर है। सेकंड क्या है, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर वो ऐसा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर किए जाते हैं, ये इंडिया में लॉ है। तो ये कह रहे हैं कौन सा करेक्ट आंसर है, सो बोथ आर राइट। ये डिफरेंस है, बट वहां पर क्या है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की वो ही सुप्रीम है, वो ही माता है, वो ही पिता है, वो ही भगवान है, वो ही दानव है, वो ही देवता है, इस तरीके से। चलिए पढ़ो, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट इट विल लिटिल बिट डिफर। कैसे, द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवर्निटी। समझ रहे हैं आप, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो किस पे है, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट पर बेस है, मतलब उसकी सोवर्निटी सबसे ऊपर है। वाइल इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। हमारे यहाँ इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है दोस्तों। इंडियन पार्लियामेंट एंजॉय लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स ड्यू टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, बेसिक जो राइट्स हैं, जैसे ये जो फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू की परंपरा है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडियन पार्लियामेंट को दोस्तों लिमिटेड कर देते हैं, उनको लिमिटेड राइट प्रोवाइड करते हैं। वहीं बात करें आर्टिकल 145(3) की, 145(3) की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिलेट करता है। इट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि संवैधानिक बेंच which looks into specific cases that requires interpretation of the constitution। तो ये क्या होगा, अगर इस तरह से कोई सिचुएशन अराइज हो जाए तो ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आएगा, और वो स्पेसिफिकली इस केसों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी 5 या 7 लोगों की या 3 लोगों की या 12 लोगों की भी हो सकती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये जो मामला है, स्पेसिफिक केस है, इसको लुक इनटू करेगी एंड उसको उसके इंटरप्रिटेशन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी कि भाई हमारा संविधान क्या कहता है, इस बात पर बताइए। एंड इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 5 जजेस।
3 नहीं होंगे दोस्तों, 5 जजेस होंगे मिनिमम। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज सेट अप टू डिसाइड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विद रिगार्ड्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इनमें से कौन सा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सही नहीं है? सेकुलर स्टेट है इंडिया, ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। यूनियन पॉलिसीज भी हैं, यूनिटरी पॉलिसीज बिल्कुल। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, सो डी इज नॉट रॉन्ग। ये यूएसए का प्रोविजन है दोस्तों, इंडिया का नहीं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए का है, इंडिया का नहीं। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। अब समझ गए आप? देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ो। इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। किसके? लोकसभा के लिए आर्टिकल 74 में ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, 74 एंड 75 में। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सही है, सो डी इज योर आंसर। बाकी के तीनों गलत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन दैट इंडिया हैज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मैंने ऊपर बताया, इंडिया हैज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू। तो दीज आर द क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंस है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के पास जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं है, सो डी इज योर आंसर। वहां पर रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी है, बट जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है। तो द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स पावर टू जुडिशरी टू रिव्यू एंड डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। दिस स्पेशल फीचर इज नॉट अवेलेबल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। गॉट माय पॉइंट। IAS 1988 में 98 में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफरेंशिएटेड द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो दिस इज ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू, ऊपर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो यह मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। तीसरा, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो कैबिनेट जो है हेड ऑफ द स्टेट इसको हेड नहीं करता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो कैबिनेट को हेड नहीं करते। कैबिनेट को हेड करते हैं PM साहब, प्राइम मिनिस्टर। तीसरा रॉन्ग हो गया, 1 and 2 इज राइट आंसर। हेड ऑफ द स्टेट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज प्रेसिडेंट, बट कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो तीसरा जो है इनकरेक्ट है। All cabinet ministers should be member of either house of the parliament. Hence, first is correct. Ministers hold office कब तक? Till they enjoy confidence in the parliament. So second भी correct है. Got it? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या है? अंडर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कहाँ काम करते हैं? लेजिस्लेटर के अंदर में, ठीक है। तो इंडियन एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंडर में काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है 13 दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। ये कहना चाह रहा है कि इंडियन पॉलिटी में कौन सा एसेंशियल फीचर है जो फेडरल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो ये है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। ये जो है एक इसेंशियल फीचर है जो फेडरल कैरेक्टर को दिखाता है दोस्तों। बाकी के सब यूनिटरी हैं, देख सकते हो। तो फेडरल फीचर कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? यहां से क्वेश्चन आता है। देखो IAS 21 में आया क्वेश्चन है, देखिए। तो फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। कौन सी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी दोस्तों। डिवीजन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ द फेडरल फीचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी है, ये भी फेडरल फीचर का पार्ट है। किसका? फेडरल फीचर के पार्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, डिवीजन ऑफ पावर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, सिंगल सिटीजनशिप इज द पार्ट ऑफ यूनिटरी फीचर। सो चौथा गलत है, 1 and 2 3 राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट ए प्रोमिनेंट फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो ये एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये जो है दोस्तों ये इंडिकेट नहीं करता है किसी फेडरल फीचर को। बाकी का इंडिपेंडेंट जुडिशरी करती है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये तीनों क्या है, फेडरल फीचर जो इंडियन स्टेट्स के हैं उसको दिखाते हैं दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म दोस्तों। तो यह इट इज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ये फीचर जो है इंडियन फेडरलिज्म का दोस्तों है ही नहीं, कोई भी रिजल्ट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, बाकी के तीनों सही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पावर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, और जो फेडरल यूनिट्स हैं इट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। सो ये तीनों सही हैं, बट चौथा वाला डी जो है रॉन्ग है। गॉट इट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, not a federation. It is not the result of an agreement of the state to join the federation. No state had the right to secede from it. The federation is a union as it is indestructible. Rest of the option given are feature of the Indian federalism दोस्तों। So D is your answer. Next देखेंगे, there is a parliamentary system of government in India because Lok Sabha is elected directly by the people. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. तो ये दोस्तों कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है बिकॉज यहाँ पर क्या है, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो डी इज योर आंसर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। IAS 2017 में आया क्वेश्चन है। और माय पॉइंट, चलिए आगे बात करेंगे। क्या है दोस्तों, इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और माय पॉइंट, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्या है, द स्वर्ण सिंह कमेटी कंसिडर्ड द क्वेश्चन ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने प्रेसिडेंस दिया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके फंडामेंटल के ऊपर। तो स्वर्ण सिंह कमेटी कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP, then DPSP under Article 39B and 39C it has been given precedence over fundamental rights under Article 14 and 19। ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। उत्तराखंड में आया क्वेश्चन है। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है दोस्तों वो किस पर काम करती है, चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल पर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। द चेक एंड बैलेंसेस इज ए सिस्टम ऑफ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इट इज ए हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दैट इज ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। BPSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दोस्तों, विच मीन्स प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड बाउंडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सो नाउ नन ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट एंड द लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है कि भाई एग्जीक्यूटिव किसके लिए अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर के लिए। 21 देखो, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही है। 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है। सो नाउ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हमारे अंडर नहीं है, सो बी इज योर आंसर। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे
बी इज योर आंसर दोस्तों, बी इसका आंसर है, देख सकते हो आप, बी इसका आंसर है, बी इज योर आंसर। इंडिया एडॉप्टेड दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, किसमें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पर वह काम करती है। जुडिशरी क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। So some characteristics of Indian Constitution shows federal characteristics of the government such as division of power, dual government and independent judiciary. So the presidential form of government is not characteristic of the Indian Constitution. So B is correct दोस्तों. Got it? Question number 23 देखो. Consider the following statement and choose the correct answer by using the code given. Assertion क्या है? India is a democratic country. दूसरा, India has a constitution of its own codes. देखते हैं क्या है. सो बी इज योर आंसर, बोथ राइट हैं बट आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को. करेक्ट. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री दोस्तों बिकॉज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल. इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन जो है करेक्ट नहीं कर रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए को दोस्तों. व्हाट माय पॉइंट. अब आते हैं भैया आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ये क्या होगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा करें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. चलिए. Which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian federalism? तो कौन से ऐसे फीचर हैं जो यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी में, जो इंडियन फेडरलिज्म में प्रमोट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं. तो नंबर 1 इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट एनडीसी, ये दोनों हैं. फाइनेंस कमीशन एंड रीजनल काउंसिल, ये भी हैं. यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम एंड ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि सारे ही ऐसे हैं जो दोस्तों यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी को फॉलो करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं. ये याद रखना, मेंस में भी लिख सकते हो कि दीज आर द प्रिंसिपल व्हिच कैन अंडर द प्रमोट यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी लाइक इंटरस्टेट काउंसिल एंड एनडीसी, फाइनेंस कमीशन एंड द रीजनल काउंसिल एंड द यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम एंड ऑल इंडिया सर्विस. इट इज प्रमोटिंग द यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी. गॉट माय पॉइंट. अब देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन. इंडियन फेडरलिज्म इज ए यूनिक एग्जांपल ऑफ यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी. Constitution of India is supreme and power is divided between the center and the states. In case of any dispute between the center and states, several provisions have been made by the Constitution. Interstate Council is a body set up for strengthening center, state and interstate relationships. National Development Council is established for the proper distribution of resource among states. And the Finance Commission was created to define the financial relation between the center and state. And individual state governments general council are advisory boards. It mean to resolve irritants between the center and states. तो जनरल काउंसिल का काम वही है कि भाई सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, थ्रू फ्री एंड द फ्रैंक डिस्कशन एंड द कंसल्टेशन. एंड द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड यूनिटरी इन नेचर. एंड द ऑल इंडिया सर्विस लाइक IAS, IPS, IFS, it is also represent unity among diversity in Indian federalism. ये मेंस में भी अच्छे से लिखा जा सकता है कि भैया कौन कौन से फीचर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है जो यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी के बीच में काम करते हैं. गॉट माय पॉइंट. चलिए आगे बात करेंगे. नेक्स्ट आते हैं 25 पे. क्या है, ए फेडरल पॉलिटी इन्वॉल्व्स. फेडरल पॉलिटी में क्या क्या होगा दोस्तों, देखो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी होगा. रिलेशंस एमंग स्टेट्स, ये भी होगा. मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन, ये भी होगा फेडरल पॉलिटी में. और मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, ये भी होगा. Select your correct answer from the quotes below. So this is the answer is 1, 2, 3, 4. A is your right answer. फेडरलिज्म पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से देखो. फेडरलिज्म दोस्तों इट इज ए क्लासिकली डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नेमली सेंट्रल एंड रीजनल लेवल्स. Each level of the government has distinct power and responsibility and has a separate system of governance. The relationship between union and states as well defined in written constitution. The central and state government दोनों काम करते हैं, work together on a variety of issue and programs by mechanism of coordination. In case of a conflict between the union and the states on any issue, the judiciary has the power to resolve this dispute. ये सारे काम है फेडरलिज्म मैकेनिज्म का दोस्तों. नेक्स्ट बात करेंगे 26 पे. With reference to the federal system in India, which of the statement is correct? क्या है,
बात यहाँ फेडरल सिस्टम की हो रही है। तो स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। एंड द जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं ये गलत है। सो आंसर इज ए। आर्टिकल ए इज टॉकिंग अबाउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब यह है स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट इज करेक्ट। एंड द जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन, सेसेशन का मतलब अलग होना, इट विल नॉट हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। 27 देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। 28 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यू पावर विद सेंटर, distribution of power between center and the states. So now distribution of power between center and the states, it is determine the federal feature of constitution. Got it? So 28 का डी दोस्तों देख सकते हो, 28 का डी है जो मैंने बताया। In the federal system there is two tier of government like center and states with well assigned power and function. The center and state government work in coordination with each other. Next दोस्तों 29 पे बढ़ेंगे। Which of the following feature of the federalism is are not found in the Indian Constitution? कौन से? Representation of the states, independent judiciary, ये तो independent judiciary तो ये constitution का पार्ट है, फेडरलिज्म में भी है। Division of power between the union and the state ये भी है। So, 2 और 3 को एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, क्या बचा 4 या 1। देखो फेडरल जुडिशरी, ये कह रहे हैं कौन सा जो फीचर है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, तो फेडरल जुडिशरी भी नहीं है दोस्तों, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स भी नहीं है। सो 1 and 4 इज योर एग्जाम, 1 और 4 क्या है, ये आपके आंसर है। सो ए इज योर आंसर, 1 and 4। ये जो है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल का ये फीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, और दूसरा फेडरल जुडिशरी नहीं है। ये आसाम पीसीएस में क्वेश्चन है। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट्स, हाउ? Because of division of power between central and states, so B is your answer. India is an example of quasi federal, ऊपर बात हुई है। नेक्स्ट देखेंगे 32 पाएंगे। Which of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? तो that is a federal Supreme Court to interpret the Constitution, ये दोनों जगह है। नेक्स्ट बात करेंगे 33। Which of the following is correct? The main feature of the presidential form of government क्या हो सकता है? तो this is द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, सही है। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी दोस्तों उसमें जो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। हमारे यहाँ कौन है? पीएम साहब होंगे। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम साहब होंगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे यहाँ पीएम साहब करेंगे। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, इसलिए ऑल द अबव इज राइट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूपीपीसीएस मेंस का 2014 का है दोस्तों। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट President is the head of government as well as the states. United States of America is an example of presidential form of government. The president can appoint the members of cabinet and can be removed by him only. The legislature यानी कि हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव which can dissolve by the president. And ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। और जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ हो सकता है ऐसा, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर चर्चा करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड चैप्टर है, इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में दोस्तों। अंडर कंपनी रूल से चर्चा करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1773 से 1858 तक जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब एकदम वायरल कर दो वीडियो, जिससे हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यार मिलेगा आपसे और मोरल सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए बात करते हैं अंडर कंपनी रूल्स, टॉकिंग अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गॉट इट? ठीक है, चलिए वापस आते हैं दोस्तों। एक मिनट। चलो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की चर्चा करेंगे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 was the first step
ड्यू टू विच दोस्तों emphasize the British Parliament to make legislature for India। यानी कि ये जो है emphasize किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो क्या करेगा, टू मेक लेजिस्लेचर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए लेजिस्लेट यानी कि लॉ बनाने के लिए। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, कानून बनाना दोस्तों, ठीक है। और ये एक्ट था, ये आईएएस का क्वेश्चन है 1993। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था एक लेजिस्लेशन था पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द regulation of the British East India Companies in Indian territories. It was the first intervention by the British government in the company's territorial affairs, mainly due to East India Company's misgovernance in Bengal. It recognized political and administrative function, याद रखना, इसने recognize किया political और administrative functions को of the East India Company for the first time. It laid down the foundation of central administration in India. The main provision of the act were designation of the governor of Bengal as the governor general of Bengal। दोस्तों एक बात समझिए, इसी एक्ट ने गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको क्या, जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, विद द सुपरवाइजरी पावर ओवर द प्रेसिडेंस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, और उसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे को भी ला दिया। तो दिस एक्ट प्रोवाइड for the establishment of Supreme Court with 4 judges, 1 Chief Justice and 3 other judges at Calcutta in 1774। समझ गया। तो इसी एक्ट ने 1773 वाले ने एक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी प्रस्तावित कर दिया। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच इज द करेक्ट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तीनों सही है। फर्स्ट टाइम दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शन, ऊपर दे रखा है देखो, गुजरात के पीसीएस में आया हुआ पेपर है 21 में। तो इस एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन को पहली बार रिकॉग्नाइज किया। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑब्वियस है, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया। नेक्स्ट था दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब इस एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन करने की पूरी ताकत लगा दी थी। सो बोथ 3 राइट, यानी कि तीनों ही सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोस्तों कौन सा करेक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कलकत्ता है वो एस्टैब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770 की तरह, एंड द लेमिस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। ये गलत है दोस्तों। सो ए इज ओनली राइट। द प्रोमोलगेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 by the king of England paved the way for establishment of the Supreme Court of Judicature at Calcutta. The Supreme Court at Madras and Bombay were established by King George। कौन सा था, किंग जॉर्ज थर्ड, on 16 December 1800 and on 8 December 1823। सो नाउ ए स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें जो वो थे जज थे दोस्तों, वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे वाज अपॉइंटेड as the first chief justice of Supreme Court at Calcutta। सेकंड इज नॉट करेक्ट। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे। इसके बारे में आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है दोस्तों क्या है। चार्टर एक्ट 1813, तो इट एंडेड द, चार्टर एक्ट 1813 एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। दूसरा है इट एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ठीक है। तीसरा है द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यह गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। द फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 वर एज फॉलो। नंबर 1, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इट asserted the sovereignty of British Crown over the company's territories in India. It allowed Christian missionaries to come to India for the purpose of propagation of Christianity। दोस्तों ये 1813 की चार्टर एक्ट के फीचर्स हैं, यानी कि इट अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। 1 and 2 इज राइट, थर्ड इज रॉन्ग। गॉट इट। और क्या था इससे रिलेटेड देखिए, इट प्रोवाइड
it provided it provided for the spread of western education among the inhabitants of the British territories in India and granted 1 lakh for education in India for the first time. Next time, it authorized the local governments in India to impose taxes on person. They could also punish the person for not paying taxes. नेक्स्ट है कंपनी रूल एंड ट्रेड इन इंडिया एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 years. ये क्या है 1 and 2 करेक्ट और तीसरा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट दोस्तों. चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6. What is not true in the relation to the Charter Act of 1813? तो यस C is your answer. This act abolished the trade monopoly of the East India Company including its tea trade. Got my point? तीसरा क्या है नॉट ट्रू अबाउट चार्टर एक्ट 1813. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो. Which act of British government granted 1 lakh for education in India for the first time? It was Charter Act 1813 दोस्तों. ठीक है, इट वॉज चार्टर एक्ट 1813. ये गलत है, सी बी इज योर आंसर दोस्तों. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे. नाउ कम टू द चार्टर एक्ट 1833. क्या है? बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल designated as the Governor General of India. This is the Charter Act of 1833. The Charter Act of 1833 renamed the position of the Governor General of Bengal as the Governor General of India. मतलब अब 1833 के चार्टर एक्ट ने जो गवर्नर जनरल बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया. तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. आईएएस में क्वेश्चन है 23 में आया हुआ. नेक्स्ट देखिए. वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर क्राउन रूल्स गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1958. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 की बात करने वाले हैं दोस्तों. क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958? कौन सा राइट है? विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस 1858? क्या दोस्तों? तो देखिए इट ट्रांसफर यानी कि एक्ट जो एक्ट था 1858 का 1858 का, इट ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. इट एंडेड द पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इट इज ऑल्सो राइट. ये पॉलिसी इन्होंने अनेक्सेशन वाली खत्म कर दी थी. थर्ड देखते हैं क्या है. द गवर्नर जनरल बिकम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो राइट. इट एबोलिश द माहलवाड़ी सिस्टम. ये गलत है दोस्तों, इसने कोई माहलवाड़ी सिस्टम को एबोलिश नहीं किया था. सो 4 रॉन्ग है. 1 and 2 इज राइट. Government of India Act 1858 was the aftermath of 1857 revolt. Major changes which were introduced by the British government are as follow. Number 1, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ट्रांसफर किया था पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को. दूसरा है जिससे एक और चीज जिससे इंश्योर हो सके ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, ए मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ऑफ इंडियन अफेयर्स. नेक्स्ट था A member of the British cabinet was appointed Secretary of State. इसी एक्ट ने दिस इज द 1858 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट किया. किसके लिए? इंडिया के लिए. एंड द मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइस हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय. थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड direct responsibility for ruling India. Next देखेंगे थर्ड. all the rulers of India then India, it was assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom to their heirs and the including adopted son. Next it was decided that the proportion of Indian soldiers in army would be reduced. मतलब जो soldiers थे कंपेरेटिवली टू इंग्लिश एंड इंडियन वो घटा दिए. इंडियंस पहले घटा दिए, अब घटा दिए. ठीक है. द लैंड और यूरोपियन सोल्जर बढ़ा दिए. द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कन्फिस्केटेड. उसको जब्त किया गया ऑन ए लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी ड्यू टू सस्पिशन ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन 1857 रिवॉल्ट. नेक्स्ट देखेंगे. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया. नेक्स्ट देखेंगे. Policies were made to protect landlords and zamindar and giving them security of rights over their lands. But Mahalwadi system was not abolished by this act. So ये फोर्थ वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही है. इसको एक बार और रीड आउट कर लेना अच्छे से जिससे आप तक ये पहुंच पाए दोस्तों.
ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के क्लॉज हैं, उसके फीचर्स हैं। चलिए कम टू द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे आते हैं। क्या होगा ये? विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। यानी उसके कुछ शेयर्स थे, वो कौन सा एक्ट था? तो इट वाज ओनली द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन है। तो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1961 made a beginning of representative institution by associating Indians with the law making। 1961 1861 है दोस्तों। It thus provided that viceroy should nominate some Indian, मतलब viceroy को nominate करने की पावर दे दी गई। ठीक है, वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करना चाहिए एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 Indians to his legislative council, the Raja of Banaras number 1, the Maharaja of Patiala number 2 and the Sir Dinkar Rao number 3। तो these are the 3 peoples which are nominated by the viceroy। और viceroy कौन था? That is Lord Canning। कैनिंग मतलब कनिंग, बहुत ज्यादा धूर्त और चालाक था। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। नाउ वी आर कमिंग इनटू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 1909 पे बात करेंगे। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन प्रोविजन ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इनमें से कौन मेन प्रोविजन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का नहीं है दोस्तों? चलिए नंबर 1, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है। गवर्नमेंट मेजोरिटी इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है। कम्युनल एंड सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, ये भी सही है। ये चौथा वाला नहीं था। एंड इलेक्टेड मेंबर्स वर नॉट परमिटेड एट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो डी इज क्या है? नॉट द प्रोविजन। डी इज रॉन्ग। एमपीपीसीएस 17 में आया क्वेश्चन है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पढ़ लो। इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूके की जी उसने इसको लेकर आया लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मेन प्रोविजन देखते हैं। नंबर 1, द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज कर दिया दोनों को। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 16 लोग थे, अब बढ़ा के कितने कर दिए? 16 से, ये 16 नहीं लिखा जा रहा यार, 16 से बढ़ा के 1 मिनट 16 से बढ़ा के 60 कर दिए, 60। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। दूसरा देखेंगे, द इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। द लोकल बॉडीज वर टू इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज which in turn would elect members of provincial legislature who in turn would elect members of the central legislature। तीसरा देखेंगे, the act introduced a system of communal representation by accepting separate electorate for the Muslim and legalized communalism, and Lord Minto came to be known the father of communal electorate। next देखेंगे, power of legislature both at the center and the provinces were enlarged and the legislature could now pass resolution which may not be accepted and the ask supplementary question, vote upon separate items in the budget but the budget as a whole could not be voted upon। next, one Indian was to be appointed to the viceroy's executive council। Satyendra Sinha was the first to be appointed as a law member in 1909। got my point? ये 1909 के प्रोविजंस थे। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या है? By which of the following act the system of Chamber of Prince with 120 members was created? Is what Act of 1990 1919 की बात हो रही है। तो the Chamber of Prince PCS 23 में आया क्वेश्चन है। Chamber of Prince with 120 members was established in 1920 by King Emperor George V's proclamation on 23rd December 1990 after the Government of India Act 1919। Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? देखते हैं। 13 देखो, द पर्पज ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 वॉज टू हेल्प जनरल पब्लिक। इज योर आंसर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो पर्पज था दोस्तों, तो इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
इसका जो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन के लिए. सो द मेन पर्पज ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाज टू हेल्प जनरल पब्लिक. नेक्स्ट देखेंगे, डायरकी वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. यस सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. द फीचर ऑफ एक्ट 1919 वर एज फॉलो. देख सकते हो 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया उसके फीचर. नंबर 1, it introduced a system of diarchy, the system of dual governance. Number 2, it introduced bicameralism and direct election in the country. Number 3, it clearly defined the jurisdiction of central and the provincial governments by demarcating and separating the central and the provincial subjects, and the central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of subjects. The provincial subjects were further divided into two parts, transfer and reserve. The transfer subjects were to be administered by governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. The reserve subjects, on the other hand, were to be administered by governor and his executive council without being responsible to the legislative council. The reserve subject basically includes पॉलिस द बेसिक सब्जेक्ट जो थे, सॉरी रिजर्व सब्जेक्ट थे, वो बेसिकली कौन कौन से थे? पुलिस, लैंड, रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. दोस्तों ये इसके जो है बेसिकली रिजर्व सब्जेक्ट्स में इंक्लूड थी सारे. दोस्तों गॉट माय पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड अपॉन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, the function of provisional या provincial government were divided into reserve and transfer subject. Which of the following were treated as reserve subject? तो इनमें से कौन से ऐसे थे जो रिजर्व सब्जेक्ट थे दोस्तों? तो रिजर्व सब्जेक्ट वाज पुलिस एंड द लैंड रेवेन्यू. ठीक है, गॉट इट. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, समझ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सेकंड वाला नहीं था. लोकल जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट का पार्ट था, ना कि रिजर्व सब्जेक्ट का. तो 1, 3 और 4 इज राइट आंसर. यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ये मैंने ऊपर भी बात की है, ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट के पार्ट थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. गॉट इट. चलिए आगे बात करते हैं. सो नाउ आंसर इज सी, 1, 3, 4 इज योर आंसर. नेक्स्ट देखेंगे, विच एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा इंट्रोड्यूस डायरकी इन ब्रिटिश इंडिया. तो ये था, दिस वाज ओनली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919. त्रिपुरा पीसीएस का क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नेंस. क्या है? द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविजन. It was introduction of diarchy in the executive government of the province. नंबर दूसरा है devolution of legislative authority by the center to the province. 1 and 3 सेकेंड इज गलत. सेपरेट जो था वो 1919 में था, 1909 में. तो 1 and 3 इज राइट आंसर. IAS 12 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है. द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड by bicameral for the first time is in the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दोस्तों. एंड आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे दोस्तों. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी. तो इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जवाहरलाल नेहरू डिनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी. नेहरू ने कहा था भैया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 वो नया चार्टर है गुलामी का, स्लेवरी का. नेक्स्ट देखेंगे, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर. इट वाज 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 23 देखेंगे, लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच करेंगे. इंडियन काउंसिल एक्ट, इट वाज रिलेटेड टू लॉर्ड मिंटो. नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, ये है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से रिलेटेड. नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट इज रिलेटेड टू 1916 एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 is the beginning of diarchy. So now 3, 4, 2, 1 is your right answer regarding this. So you can match these answers
and you can see next. When was in interim government formed under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru? This was September 1946 to September 2nd September 1946 from the newly elected Constituent Assembly. Next देखेंगे 25. Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? कौन सा एक्ट है दोस्तों जिसने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को लागू किया? गॉट इट? इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सी इज योर आंसर. सी इज योर आंसर विच कैन इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी दोस्तों. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे. चलिए क्या हो सकता है दोस्तों? The principle of constitutional autocracy, it was introduced by the Act of 1935. By this act, it vested the executive authority of provinces in the governors. Similarity the center in the Governor General in the behalf of the British Crown. So C is your answer. Next देखेंगे 26. Which act provided for establishing a public service commission for both the union and each province दोस्तों? It was the Government of India Act 1935. नेक्स्ट देखेंगे. द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एट द प्रोविंशियल लेवल वाज द मद्रास सर्विस कमीशन. पहला कौन सा था? मद्रास सर्विस कमीशन. एस्टेब्लिश इन 1930 अंडर द 1929 एक्ट ऑफ द मद्रास लेजिस्लेचर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड ईच प्रोविंस. अकॉर्डिंग टू द अंडर द 1935 एक्ट 7 पब्लिक सर्विस कमीशन वर एस्टेब्लिश्ड इन 1937. कौन कौन से थे? Assam, Bengal, Sindh, Bombay, Central Province, Odisha, Bihar, Madras and all. You can see there. Next देखिए. Which among the following was not a silent feature of the Government of India Act 1935? So it was not D. So residuary subjects were allocated to provincial legislature. So residuary subject was given to Vaisroy. So D is your wrong. पढ़ सकते हो 1935 के सारे प्रोविजन है यहाँ पर. कौन कौन से? रेसिड्यू सब्जेक्ट जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास नहीं, वाइसरॉय की टेरिटरी में आ गया. पहला है द इंडियन एक्ट 1935 प्रपोज किया गया टू सेट अप ऑल इंडियन फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट. द स्टेट्स वर एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन द प्रपोज्ड फेडरेशन. द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट. नंबर 1 फेडरल, नंबर 2 प्रोविंशियल, नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट. So now residuary powers were given to the viceroy, that was Governor General. दूसरा, diarchy was abolished in the province and introduced provincial autonomy in its place. तीसरा, the India Act 1935 introduced diarchy at the center. The federal subjects were divided into categories, namely reserve and transfer. However, it did not came into operation at all. So this is the right answer regarding this. और भी हैं देख लो भाई. और तो 1935 में क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी इंपोर्टेंट. क्या है? चलो यहां से देखते. इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. तो 1935 के एक्ट ने भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया. प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास एंड द वुमेन एंड लेबर. तो जो 1935 ने इसने डिप्रेस क्लास को, वुमेन्स और लेबर को भी कम्युनल इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया. एक्ट जो था 1935 का, इसने एस्टेब्लिश किया एक फेडरल कोर्ट. छठा है सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन्ड इंटैक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो 1935 abolished the council of the secretary of state in India for which was created in 1958. next है Burma was separated from India with effect from April 1937. वही 1935 का जो एक्ट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंस ऑफ सिंध एंड ओडिशा. गवर्नमेंट पॉइंट. ये यूपीपीसीएस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है. यहां से क्वेश्चन आया है, मिस मत करना. चलिए नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो सी इज योर आंसर. नेक्स्ट देखेंगे. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द इंडियन काउंसिल एबॉलिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो सी इज योर आंसर. 30 देखते हैं. 30 क्या कह रहा है? In the federation established by the government of India Act 1935, residuary power were given to the governor general. जो गवर्नर जनरल था या वाइसराय था उसको दिया गया. नेक्स्ट 31. Which one of the following is not a feature of the government of India Act 1935? So it was a diarchy at the center as well as in the province. Not. This is wrong.
इसमें बाई कैमरलिज्म था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन था, बट डायरेक्टली जो है सेंटर पर थी, प्रोविंस में नहीं थी। सो एज जो है इसका फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। गॉट इट। चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं 32 पे, क्या है, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया। दिस इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो फेडरल कोर्ट था दोस्तों वो 1935 के एक्ट के द्वारा आया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 33, इसमें से कौन सा एक्ट था प्रोवाइड फॉर ए फेडरल पॉलिटी इन इंडिया, तो दिस इज ओनली 1935, सी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 34, ए फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ 1935, सो सी इज योर आंसर। एक्सप्लेनेशन आप ऊपर देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 35, the provision for the establishment of all India Federation was included in the Government of India Act 1935, so A is your answer. Next देखेंगे, which of the following act led to the separation of Burma from India, this was Government of India Act 1935। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस बार यूपीपीसीएस इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से आया, एक्ट वाले में से आया था। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज कॉन्स्टिट्यूट अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट वाज 1935। नेक्स्ट देखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम्स प्रोवाइड इन द, ठीक है, तो इट वॉज द सी, यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 की तरफ दोस्तों। 39 क्या कहता है, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक एंड रेड पे काम करेंगे, ब्लैक एंड रेड पे काम करेंगे गाइस, थैंक यू। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, आई होप सो, मुझे आशा है, विश्वास है, बिलीफ है, सो प्लीज मेरे बिलीफ को डिसबिलीफ मत करना प्लीज दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए 39 पे आते हैं, क्या है, which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935। दोस्तों a written constitution for the country, ये अडॉप्ट नहीं किया था, ये एक इंपोर्टेंट एंड परमानेंट एक्ट नहीं था जो अडॉप्ट नहीं किया था दोस्तों। क्या है प्रोविजन, पीसीएस में आया क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट मेंशन ड्यूरिंग क्रिप्स मिशन, याद रखना। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहली बार मेंशन मिला वो क्रिप्स मिशन में मिला, कहां पर, मार्च 1942 में, मार्च 1942 में। रेस्ट 3 प्रोविजन वर मेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तीनों बाकी क्या है 1935 में मिलेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और एनविसेजिंग ए स्कीम ऑफ एडिशन, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर, ये तीनों ही दोस्तों कहां पर मिलने वाले हैं 1935 के एक्ट में। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है, आप कर लेना है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये मैं करा चुका हूं। कौन सा आंसर इसमें, सी। ए पे 4 है, यानी कि जो इंडिया है काउंसिल एक्ट, और बी पर 1, सी पर 2, 3 पर 3 है। ये आपको एक बार इस पर जाके रीचेक कर लो, मैच कर लेना है इनको। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा ना, क्या है, देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर गेन द राइट ऑफ डिस्कसिंग अबाउट बजट एंड क्वेश्चनिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। रिलीजियस ग्रुप इंटरेस्ट वर गिवन एक्सेसिव इंपोर्टेंस, ये आया 1909 के एक्ट में। एस्टेब्लिश डुअल गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, ये आया 1919 एक्ट में। और एस्टेब्लिश हुआ डुअल गवर्नमेंट एट द सेंटर, ये आया 1935 के एक्ट में। गॉट माय पॉइंट, ये सारी चीजें यहां से आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात होगी दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में, 1946 की बात करेंगे। क्या है, द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या था दोस्तों, टू एस्टेब्लिश ए नेशनल गवर्नमेंट, नो। टू एस्टेब्लिश ए नेशनल गवर्नमेंट, नो। टू वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, यस। कैबिनेट मिशन दोस्तों एक संवैधानिक अरेंजमेंट के लिए, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए लाके आया गया था, सेकंड सही है। तीसरा पढ़ो, टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्नास डिमांड फॉर पाकिस्तान, नहीं, गलत। तीसरा, तो सेकंड ओनली इज राइट आंसर, राइट पूछ रहे हैं, दिस इज सेकंड। तो कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू वर्क आउट ए constitutional arrangement for transfer of power. It was neither sent to establish the government nor to work out details of Jinnah's demand for Pakistan. Next आएंगे 1947 में, which act was sanctioned by the British Parliament on 18th July 1947. तो this was an India Partition Act और Draft Constitution Act. So A और C is right answer.
18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट. दिस एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंस डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट देखेंगे 43 क्या है. 43 मैच कर लो दोस्तों. मैच आपको मैच करना है. क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट और 1909. इसमें पहली बार सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी की बात हुई. तो ए पर 3. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. ये सारे ए एलिमेंट कर दो जिस पर 3 नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया. इसमें डायरेक्टरी इन प्रोविंस की बात की गई. यहाँ पर 4. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. इसमें क्या कहा गया? डायरेक्टरी एट द सेंटर. तो यहाँ पर आ गया 2. 3 4 2 1 यानी कि ए इज योर आंसर. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में आया द क्राउन नो लॉन्गर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. सो ए इज योर आंसर. ए इज योर आंसर दोस्तों. नेक्स्ट देखते हैं. ए इज आंसर है, मैंने बताया मैच कर सकते हो आप. चलिए नेक्स्ट क्या है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जुलाई 1947. जुलाई में पास हुआ था. तो कब पास हुआ? जुलाई 1947 में. 18 जुलाई 1947. गॉट माय पॉइंट. चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेंजेस मेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन 1947 इन द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या है ये? 45 में दोस्तों सी स्टेटमेंट 1 2 3 4 करेक्ट, यानी कि 1 2 4 3 करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इट वाज मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी. दूसरा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया. तीसरा द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389. 389 से 299 हो चुकी थी. गॉट माय पॉइंट. तो सी इसका राइट आंसर है. आप पढ़ सकते हो, इसमें पूरा पढ़ लो एक्सप्लेनेशन. इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. इसलिए सीए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए सॉवरेन बॉडी. सो पहला सही है. बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी व्हिच बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया. सेकंड इज आल्सो करेक्ट. व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय जीबी मावलंकर. थर्ड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे. एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान 292 members of the constituent assembly were to be elected from provincial legislative assembly, 93 members from Indian princely states and 4 members from the chief commissioner province. As a result of the partition under the Mountbatten plan of the 3rd June 1947, a separate constituent assembly was set up for Pakistan and representatives of some province ceased to be members of the assembly. So result ये निकला कि वहाँ 299 members हो गए. So 4 is also correct. गॉट माय पॉइंट. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट पहुंच गए हम स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में. तीसरा चैप्टर है, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. यहां तक हमने आपको बताया 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और यहां तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है. आप देख सकते हैं ये 2 चैप्टर हमने बखूबी कंप्लीट करा दिए. ये बहुत ही बेहतरीन पीवाईक्यूज हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों. और मैं इनकी बात करूं, ये जो एमसीक्यूज हैं हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. आप इनका एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से देख रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे. ये मेरा दावा है दोस्तों. सो सबसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों. प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. जय हिंद. गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. बाय बाय. टेक केयर दोस्तों.